हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो एमए द्वितीय वर्ष का चौथा सेमेस्टर महादेवी वर्मा एक विशेष अध्ययन पेपर में से प्रश्न महादेवी वर्मा का नारी के प्रति दृष्टिकोण, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ बात जो महादेवी वर्मा है उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण जो था वो कैसा था, समाज वो नारी के प्रति अपनी धारणा किस प्रकार की रखता था, या व्यक्तिवाद है, मनुष्यवाद है, मनुष्यवाद की जो नारी के प्रति जो धारणा थी, उसके विचार थे वो किस प्रकार के थे। क्योंकि महादेवी वर्मा खुद एक नारी ही थी, तो इसी आधार पर उन्होंने अपनी जो अभिव्यक्ति है अपने काव्य के अंदर या अपने साहित्य के अंदर नारी के प्रति, उस अभिव्यक्ति को वो भली भांति उजागर करती है और साहित्य में लेखनी के माध्यम से उसको स्थान देती है। तो मैं जो इस प्रश्न के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महादेवी वर्मा छायावाद के जो चार प्रमुख आधार स्तंभ थे, उन चार प्रमुख आधार स्तंभों में एकमात्र ये महिला कवयित्री थी या साहित्यकार या साहित्यकारा थी। और चार प्रमुख आधार स्तंभों में इनका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है छायावादी युगीन साहित्य के अंदर। क्योंकि इनके काव्य के अंदर हमें पूर्ण रूप से वेदना, विरहानुभूति और अथक पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और वो पीड़ा, वो वेदना खुद महादेवी वर्मा जो एक नारी होते हुए उस पीड़ा को, उस वेदना को सहन करती है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने जो बातें उनके स्वयं के हृदय के ऊपर बीती है, जो पीड़ा, जो वेदना उन्होंने स्वयं ने सहन की है, उसी वेदना और पीड़ा को आधार बनाकर नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को साहित्य के अंदर कलमबद्ध किया है। तो चलिए हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए अगली स्लाइड के अंदर महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं कि उनका जो नारी का दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के तहत जानते हैं। वो भूमिका में अपने जो विचार, उन विचारों को स्पष्ट करती हुई कहती है कि भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ वो स्पष्ट कह रही है कि अभी वो जागी नहीं है भारतीय नारी। कह रही है कि अगर जिस दिन वो अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग यानी कि प्राणों की तेजी के समान अगर जाग सके, तो उस दिन उसके नारी जाति के जो विकास की जो गति है, उसके अधिकारों की जो गति है, उसको आगे बढ़ने की जो गति है, उस गति को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यहाँ तक वो ईश्वर को भी कह देती है कि उस समय उसकी गति को स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकते। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वह भिक्षावृत्ति से नहीं मिले हैं और न मिलेंगे। अब यहाँ महादेवी वर्मा वो स्पष्ट बता रही है कि उसको जो अधिकार मिले हैं, किसको? नारी को। वो वास्तव में सत्य है कि जितने अधिकार मनुष्य को मिले हैं उतने अधिकार औरत को मिले हैं, नारी को मिले हैं।
इसलिए वो ये कह रही है कि जो आदमी है, जो औरत है, जो मनुष्य है, वो नारी के अधिकारों को भिक्षा के समान समझता है। वो ये कहता है कि ये जो इसे अधिकार मिले हैं जितने के, ये उसे भिक्षा के रूप में ही मिले हैं। लेकिन महादेव वर्मा कहती है कि वो अधिकार उसे भिक्षा में नहीं मिले हैं और न ही मिलेंगे, बल्कि ये उसका अधिकार था कि उसे पढ़ने का, शिक्षा का, समानता का वो जो अधिकार है वो उसे प्राप्त होता है। इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि वो जो अधिकार है वो उसे भीख के रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। अब वो आगे कहती है क्योंकि उनकी जो स्थिति है, किसकी, व्यक्तिवाद की जो स्थिति है, मनुष्यवाद की जो स्थिति है, वो आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से अलग है। कहने का मतलब यह है कि नारी को समाज से अलग माना गया है। और आगे क्या है, समाज में व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है। कि औरत का समाज के अंदर जो उपयोग है ना, उसका उपयोग ही उसके अधिकार निश्चित करता है। क्यों? क्योंकि महादेव वर्मा ऐसा मानती है कि समाज के अंदर मनुष्यवाद का, व्यक्ति का सहयोग रहता है और विकास को आगे बढ़ाने में व्यक्ति उसका उपयोग सही ढंग से कर पाता है। लेकिन जो औरत है, औरत महादेवी वर्मा की दृष्टि में वो व्यक्तिवाद को संबोधित करती हुई कह रही है कि आदमी वो ऐसा सोचता है कि जो औरत है उसका इस समाज के अंदर कोई सहयोग नहीं होता और न ही वो विकास की दिशा में सही ढंग से समाज का उपयोग कर सकती है, समाज को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती है। ऐसा महादेवी वर्मा के अनुसार मनुष्य या व्यक्ति सोचता है। इसलिए वो व्यक्ति औरत यानी कि नारी के अधिकार, जो उन अधिकारों को निश्चित करता है कि ये समाज के लिए कितना उपयोगी है, उसे समाज में कितना अधिकार उसको देने हैं, कहीं वो हद से ज़्यादा अपने अधिकारों का प्रयोग न करे। इस प्रकार हमारे अधिकार हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगे। इसलिए महादेव वर्मा कहती हैं कि अगर यही रहा तो हमारी जो शक्ति और हमारी जो सहनशीलता ना, वो इसी प्रकार शांतिपूर्वक धारा से होकर रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। औरत जात को, नारी जात को वो स्पष्ट कह रही है कि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम समाज में या समाज के प्रति हमारा कोई सहयोग नहीं है या समाज की विकास रूपी जो दिशा है उस दिशा में हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते या उसके लिए हम उपयोगी नहीं है, तो वह कहते हैं कि हमारी शक्ति और जो विवेकशीलता, जो सहनशीलता है, उसके ऊपर हमारा जो अधिकार है वो किसी और का होगा। कहने का मतलब व्यक्तिवाद का, मनुष्यवाद का होगा। इसलिए भूमिका के अंदर ही वो नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा नकारात्मक रहा है। वो नारी को एक जो तत्कालीन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को आधार बनाकर ही वो बता रही है कि जो औरतों का जो रवैया है, मनुष्य जो औरत के प्रति सोचता है उसका जो रवैया नकारात्मक है, वो खुद औरत की वजह से ही है। ये बात महादेवी वर्मा अपनी इस भूमिका में स्पष्ट बता रही है। अब उसके बाद में जो महादेवी वर्मा का जो नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो नारी चिंतन समाज केंद्रित, यानी कि नारी चिंतन समाज केंद्रित। महादेवी वर्मा उसके बारे में किस प्रकार से, मतलब वो अपनी जो भी व्यक्ति है, अपने जो विचार है वो साझा कर रही है। देखो, महादेवी वर्मा ये कहती है कि नारी का जो मानसिक विकास है वो पुरुषवाद के मानसिक विकास से बिल्कुल अलग है, परंतु क्या उसमें अधिक चालाकी, स्वभाव अधिक उसका कोमल, प्रेम और प्रेम के साथ साथ घृणा भाव, ये उसमें अधिक समय तक और तीव्र तथा हमेशा ही स्थायी रहते हैं। और
इसी के आधार पर उसका जो व्यक्तित्व है वो समाज के उन अभावों की पूर्ति करता रहता है जिनकी पूर्ति पुरुष स्वभाव कभी नहीं कर पाता, यानी कि व्यक्ति नहीं कर पाता, जो एक औरत करती है। आगे वो नारी चिंतन यानी कि समाज के बारे में बता रही है कि समाज के अंदर नारी के प्रति जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो निराशावादी, नकारात्मक है। कैसे है कि वे नारी जीवन की जो विभिन्न विडंबनाएं हैं या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए वो पुरुषवाद को कभी भी दोषी नहीं ठहराती, बल्कि वो स्पष्ट रूप से कहती है कि इन सभी विडंबनाओं और समस्याओं के लिए महिला भी उतनी ही उत्तरदायी है जितना वो पुरुष को मानती है, आदमी को मानती है। और अपनी बात में वो स्पष्ट कहती है कि समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर करता है, और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है कि सामने जानने वाला उस ज्ञान को कितना समझ सकता है। अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अधिकार की इच्छा रखता है तो उसे ग्रहण करने की योग्यता भी होनी चाहिए। भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा, और यही विडंबना भारतीय नारी के प्रति उसे देवी के प्रतिष्ठापूर्ण पद पर शोभित करते हुए एक तरफ उसे ईश्वर का दर्जा देती है और दूसरी तरफ उसे समाज के प्रति अनभिज्ञ कर देती है, अलग कर देती है, और वो अपने घर के अंदर किसी मलिन कोने में एक बंदी की तरह, यानी कि बंदिनी की तरह पड़ी रहती है। उनके निबंध संग्रह, उनका श्रृंखला की कड़ियाँ, उसमें वो भारतीय समाज की जो विकृतियां हैं नारी के प्रति, पुरुषवाद रूपी जो समाज है वो समाज नारी के प्रति उनका जो चिंतन है वो किस प्रकार का है, वो उसमें स्पष्ट कहती है कि जो भारतीय नारी है वो प्रारंभ से ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है, और उन कठिनाइयों में नारी को ये समझिए कि एक निम्न वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, गौण माना गया नारी को। इसलिए समाज के अंदर जो नारी का सहयोग है वो केवल मात्र न के बराबर है। पुरुष कोई समान रूप से समाज का उत्तराधिकारी माना गया है। उसके बाद में दूसरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि नारी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। देखो, उस समय जो तत्कालीन जो काव्य महादेवी वर्मा ने तत्कालीन जो साहित्य लिखा था, उस साहित्य के अंदर नारी का जो अभिव्यक्ति थी वो कितनी थी, अगर थी तो उसमें स्वतंत्रता, उसकी बोलने की जो क्षमता थी, क्या वो समाज ने उचित ढंग से उसको दे रखी थी, या केवल मात्र बापू के बंदर के समान कि बस देखते रहो सामने, सुनते रहो, लेकिन बोलना कुछ नहीं है, या फिर इस प्रकार की नारी की अभिव्यक्ति थी। और महादेवी वर्मा कहती है कि नारी की जो अभिव्यक्ति थी वो उसी तरह से थी, उसे बोलने का पूर्ण रूप से कोई हक नहीं था। उनकी दृष्टि में नारी को पुरुष की छाया मात्र मानना गया था उस समय, जो कि नारी जाति के लिए एक अभिशाप के समान था। और वो प्राचीन भारत की नारियों का उदाहरण भी देती है, मैत्रेयी का, सीता का, यशोधरा आदि अनेक जो स्त्रियां थी महाभारत के समय
उनके ऊपर भी वो चर्चा करते हुए स्पष्ट कहती है कि महाभारत के समय कितनी स्त्रियां अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति और कर्तव्य बुद्धि के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। उनमें से प्रत्येक संसार पथ में पुरुष की संगिनी छाया मात्र नहीं थी। जैसे द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ संगिनी बनकर रही थी, उनकी छाया मात्र बनकर नहीं रही थी। वे भारतीय समाज में नारी की दयनीय स्थिति के लिए नारी के अर्थहीन अनुसरण और अनुकरण को जिम्मेदार ठहराती है। वो स्पष्ट कहती है कि पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया, और अगर पुरुष प्रतिशोध में क्रोध है तो स्त्री क्षमा है, और अगर पुरुष शुष्क कर्तव्य है तो स्त्री भी सरस सहानुभूति है। और अंत में वो कहती है कि अगर पुरुष आदमी बल है तो स्त्री उसके हृदय की प्रेरणा है। इस प्रकार वो ये कहती है कि नारी की जो तत्कालीन समाज के अंदर जो अभिव्यक्ति थी वो स्वतंत्र न रहकर बंधनों से बंधी हुई थी। कहने का मतलब कि नारी को इतनी बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उनके जो साहित्य का समय था वो 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1987 के अंदर उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने जो साहित्य लगभग लिखा था वो 1940 और 60 के आसपास का था। उसके बाद में तीसरा है सामाजिक बंधनों की व्याख्या। महादेवी वर्मा ये कहती है कि नारी के उद्धार और उसके विकास के लिए जो सामाजिक बंधन है समाज के, वो बंधन उसके मार्ग में बाधा का काम करते हैं, उसके व्यक्तिगत विकास को रोक देते हैं। और वो ये मानती है कि औरत भी समाज का उतना ही हिस्सा है जितना पुरुष का है, यानी कि औरत को वो समाज का आधा हिस्सा मानती है। इसलिए वो कहती है कि देश के भावी नागरिकों की विधाता है औरत, उसकी प्रथम और परम गुरु है, जो जन्म भर अपने आप को मिटाकर दूसरों को बनाती रहती है। वे केवल तभी तक आदरहीन मातृत्व और अधिकार शून्य पत्नी तब स्वीकार करती रह सकेंगी जब तक उन्हें अपनी शक्तियों का बोध नहीं होता। कहने का मतलब कि जब तक वो इन सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक वो क्या है, समाज के प्रति, व्यक्तिवाद के प्रति या अन्य विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं, उन समस्याओं के प्रति सोच भी नहीं सकती। इस तरह से सामाजिक बंधनों के प्रति महादेवी वर्मा का जो रवैया है वो नकारात्मक रहा है। वो ये कहती है कि सामाजिक बंधन औरत को या नारी को उसके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाती है, उसका प्रसार नहीं हो पाता। उसके बाद में त्याग की भावना, कहने का मतलब कि ये जो लाइन है ये थोड़ी गलत लिखी गई। नारी की त्याग की भावना, मतलब ये लिखना था नारी के त्याग की भावना। तो यहाँ महादेवी वर्मा स्पष्ट कह रही है कि इस संसार के अंदर प्राचीन काल में ही नारी ने ही जो अपना त्याग, उस त्याग रूपी बलिदान को हमेशा आगे रखा है। वो माता सीता का उदाहरण देते हुए कहती है कि सीता ने 2 बार निर्वासन किया था। एक बार तब जब वो राम के साथ गई और दूसरी बात तब जब वो अकेली गई, तब उनके हृदय के अंदर एक त्याग की भावना थी, एक बलिदान की भावना थी। और यही बलिदान और त्याग की भावना नारी को
उच्च स्तर पर ले जाती है। उनका एक निबंध है नारीत्व के अभिशाप, उसमें वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखती है कि नारी के बड़े से बड़े त्याग को, आत्मनिवेदन को संसार ने अपना अधिकार नहीं, किंतु उसका अद्भुत दान समझकर नम्रता से स्वीकार किया है। कम से कम इतिहास तो नहीं बताता कि उसके किसी बलिदान को पुरुष ने उसकी दुर्बलता के अतिरिक्त कुछ और समझने का प्रयत्न किया है। यहाँ वो पुरुष जात को स्पष्ट कहती है कि व्यक्ति ने उसके इस बलिदान को क्या है, केवल कमजोरी माना, दुर्बलता माना है, इसके अलावा और उसने कुछ समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। नारी ने अपनी शक्ति को समझने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को कमजोर समझती रही है और वह स्वयं अपनी वेदना के कारणों को नहीं जानती, न अपने असहाय कष्ट के प्रति उपकार की जो भावना, उस भावना से वो भली भांति परिचित है। ये नारी की कोमल दुर्बलता का अभिशाप मानती है, जिसके कारण वह उसे जीवन की स्वाभाविकता मान लेती है, यानी कि वो उसे नियति का ही होना मान लेती है कि जो हुआ है वो नियति के आधार पर हुआ है। वह अपनी प्रकृति जनित कोमलता की गलती मानते हुए उसे संभाविक अवश्य समझती है, पर इसके प्रयास का कोई अर्थ नहीं करती वो। तो इस तरह से क्या उनकी जो त्याग रूपी बलिदान की जो भावना है, उस भावना को क्या महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य के अंदर स्पष्ट रूप से जो नारी योगदान है, उस योगदान को वो बताती है, और वो इसमें आधुनिक और प्राचीन नारी दोनों के बारे में बताती है। इतनी आज की सुंदर नारी भी पुरुष के निकट और कोई विशेष महत्व नहीं रखती, उसे स्वयं भी इस कटु सत्य का बोध होता है, परंतु वह उसे परिस्थिति का दोष मात्र समझती है। कहने का मतलब ये है कि त्याग की जो भावना है, उस भावना में हमेशा नारी को उच्च दर्जा दिया गया है। उसके बाद में कर्तव्य अधिकारों की व्याख्या। यहाँ महादेवी वर्मा औरत के प्रति जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के बारे में बात करते हुए वो कहती है कि किस प्रकार समाज के अंदर जो औरत या नारी है, नारी के जो कर्तव्य है वो पुरुष प्रधान समाज के से डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि उसे किस प्रकार से समाज में अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करना है। चाहे हिंदू नारी की गौरव गाथा से आकाश गूंज रहा हो और चाहे उसके पतन से पाताल कांप रहा हो, परंतु उसके लिए न सावन सूखा और न भादो हरा वाली कहावत चरितार्थ है, क्योंकि अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के लिए हमेशा उसे अग्नि में बैठकर अपने आप को पति परायण प्रमाणित करने वाली औरत के रूप में उसे स्वयं की वेदना को साकार करना ही पड़ा है। वह स्पष्ट कहती है आधुनिक काल में उसके कर्तव्यों का विस्तार हुआ है, लेकिन आधुनिक काल से पहले नारी के जो कर्तव्य है वो नाम मात्र के थे, और वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही आधुनिक काल में, वरन घर के बाहर भी समाज का एक विशेष अंग और महत्वपूर्ण नागरिक के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया गया है, और उसका कर्तव्य भी अलग अलग प्रकार से विभाजित हो गया है। उसके पालन में कभी कभी ऐसे संघर्ष के अवसर आ पड़ते हैं जिससे उसे कर्तव्य से अलग भी होना पड़ा है, यानी कि अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों के लिए अपने कर्तव्य से उसे समझौता भी करना पड़ा है। और इसी धारणा को वह नकारते हुए कहती है कि आधुनिक समय के अंदर
जो भारतीय नारियां हैं वो केवल गृहिणियां न रहकर घर से बाहर निकलकर समाज के अंदर अपने कर्तव्य और अधिकारों को जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को सहज रूप प्रदान कर रही है। उसके बाद में स्त्री की दयनीय दशा का वर्णन। स्त्री की दयनीय दशा कि समाज के अंदर किस प्रकार जो औरत है, औरत की स्थिति कैसी है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। और वो उसके बारे में कहती है कि स्त्री और पुरुष के अधिकारों के बीच में बहुत ज़्यादा विषमता है। क्योंकि पुरुष ने अपने अधिकार अपने सुख के लिए और जो औरत के जो अधिकार है वो केवल और केवल स्वयं औरत के लिए न रहकर खुद के लिए पुरुष या व्यक्तिवाद ने अपने आधार पर उसके अधिकारों का वहन किया है। उसके बाद में वो कहती है कि समाज के अंदर जो औरत है उस औरत के अधिकार या उसकी सुविधा उसका कोई विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि औरत जो है वो स्वावलंबन नहीं है, परावलंबन है, दूसरों पर आश्रित, यानी कि पुरुष जात के ऊपर आश्रित है वो। और भारतीय स्त्री के संबंध में पुरुष का भर्ता नाम जितना यथार्थ है उतना संभव और कोई नाम नहीं है। कहने का मतलब कि वो पुरुष के ऊपर ही अपना जीवन वहन कर रही है। और यही स्थिति प्राचीन समय में रही है। आधुनिक काल के अंदर स्त्री की जो दयनीय दशा है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन आधुनिक समय में भी औरत के प्रति विभिन्न प्रकार के अत्याचार है। मनोवैज्ञानिक तौर पर है, दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, या अन्य प्रकार की और वेदना पीड़ा है, वो स्त्री की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। उसके बाद में शिक्षा की दृष्टि से नारी की स्थिति। शिक्षा की दृष्टि यानी कि तत्कालीन समय के दौरान जो महादेवी वर्मा जब साहित्य लिख रही थी तो उस समय जो स्त्री है उसकी शिक्षा से संबंधित जो धारणा थी उस धारणा को किस प्रकार से प्राचीन समय में नकार दिया जाता था। ठीक है, आधुनिक समय के अंदर बहुत सी शिक्षा प्राप्त स्त्रियां जो अपने आप को अच्छी गृहिणियां भी मानती हैं और गृहिणियों के साथ साथ वो उस घर से बाहर निकलकर कुछ करने की भी स्वतंत्रता और मादा रखती है। और वो उन स्त्रियों के बारे में जो गृहिणियां उन्हें कहती है कि अगर वो शिक्षित हैं तो उन्हें घर से बाहर निकलकर अपने एक सभ्य और सुदृढ़ समाज का निर्माण करना चाहिए। और वो कहती है समाज में उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य पत्नीत्व तथा अंतिम मातृत्व समझा जाता रहा है। इसलिए वो समाज से बार बार पूछती भी है। समाज की स्थिति के लिए मातृत्व पूजनीय है, परंतु आप उन्हें मातृत्व पूजनीय मानते हो, लेकिन जब तक उन्हें आप शिक्षित नहीं करोगे तो उस दृष्टि से जो नारी है वह समाज के अंदर अपना किस प्रकार योगदान दे सकती है। और सबसे पहले तो वो कहती है उस तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार सबसे पहले तो माता पिता अपनी बच्ची को, कन्या को शिक्षा के लिए कुछ खर्च भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो स्त्री शिक्षा की दृष्टि से उस समय जो तत्कालीन दृष्टिकोण था वो थोड़ा अच्छा नहीं था। समाज के अंदर जो स्त्री शिक्षा है वो बहुत ही कम थी। लेकिन आधुनिकता के बारे में वो स्पष्ट कहती है कि जैसे आधुनिकता के बारे में वो स्पष्ट कहती है कि जैसे जैसे आधुनिकता आती गई वैसे वैसे नारी की जो शिक्षा है वो शिक्षा निरंतर आगे बढ़ती गई। तो इस तरह से आज का जो हमारा विषय महादेवी वर्मा का नारी के प्रति दृष्टिकोण MA द्वितीय वर्ष का चौथा सेमेस्टर, इसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा
और आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा और आगे का वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।